हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का 29 फरवरी को आने वाला बिल्कुल वायरल पेपर, ठीक है। और आप सभी का ऐसा ही आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में साइंस क्लास 10th का पेपर, ठीक है। ये जो पेपर हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। और इसका संकेतांक भी बिल्कुल वायरल है। ये पूरी पेपर हम आप सभी को इस वीडियो में पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। और अगर आप सभी लोग इस पूरे साइंस के पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का इस बार साइंस में, ठीक है, क्लास 10th विज्ञान में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, यानी आप सभी को किस तरीके से जो है, अगर चित्र वाला जो क्वेश्चन है, फिगर वाला है, वो आप सभी को किस तरीके से करना है, कैसे आप सभी को साइंस के पेपर में, ठीक है, आपको किस यानी पेन से बनाना है, आपको जो भी चित्र है उसको या पेंसिल से बनाना है, सभी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आपको कैसे चित्र बनाना है, चित्र वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और पूरे के पूरे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके साइंस के पेपर में आते हैं, बोर्ड के पेपर में, सभी हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। और सबसे खास बात की ये जो पेपर है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक पे यानी बिल्कुल आधारित है। और आपका जो बोर्ड का पेपर बनता है हर साल, वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही बनता है, ठीक है। तो इस पेपर में जितने क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ये पेपर बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी का एग्जाम 2024 में होगा, इसलिए ये जो साइंस का पेपर है ये 824 है, ठीक है, यानी यहाँ पे 24 है। और ये जो है ई और जे है, यानी ईजे ये संकेतांक का पेपर है, और जो हर साल आता है, आप लोग यानी 2023 के आप लोग किसी भी पेपर को उठाकर देखोगे पिछले सालों के पेपर, तो उसमें ये ई और जे जो पेपर है ये जरूर आएगा, ठीक है। हर साल ये ईजे पेपर आता है, और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 824 ईजे पेपर ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो पेपर है ये संकेतांक का पेपर है, बिल्कुल वायरल है। अगर आप सभी लोग 29 फरवरी को, ठीक है, अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी करके जाते हो तो आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल धुआं धुआं करके आओगे, बिल्कुल आग लगा कर आओगे, पूरे के पूरे आंसर आप सभी लोग छाप कर आओगे, ठीक है। आप सभी को पूरी पेपर की तैयारी करके जाना है। यहाँ पे हम आपको इस वीडियो में पूरे पेपर की तैयारी कराएंगे, ठीक है। आपके ये जो पेपर है ना, आपके साइंस के पूरे किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में हर साल आता है, पूरे इसी पेपर में ही है, और यही पेपर बिल्कुल आएगा। और आप सभी को यानी इस बार चाहे जो भी हो जाए, आपको साइंस में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर लेकर आना है। ये मेरी गारंटी, हम आप सभी को पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर साइंस में दिलाने की 100% अपनी गारंटी लेते, ठीक है। हम आप सभी को दिलाएंगे, चाहे आप लोग पढ़ने में कमजोर हो या बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी हम बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 10 से 15 दिन में ऐसी तैयारी कराएंगे, ठीक है। ऐसे वायरल पेपर बताएंगे जिसमें से 100% पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो उसी पेपर से फंसेगा, ठीक है, पूरा उसी पेपर से आएगा। और आप लोग 10 से 15 दिन में ही सिर्फ उस पेपर को मात्र तैयार कर लेंगे और आप लोग टॉपर बन जाओगे, ठीक है। यानी आपको इस तरीके से हम क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का ऐसे ही वायरल पेपर सिर्फ बता देंगे, आप लोग सिर्फ वही वायरल पेपर को तैयार करके चल जाइएगा। आपका हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे, और आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% पक्का हो जाएगा, और आप लोग बिल्कुल स्टेट रैंक पर पहुंच जाओगे, ठीक है। आप सभी को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर ये संकेतांक का पेपर तो बिल्कुल गारंटी आएगा ही है, ठीक है। अगर इसमें से आपके संकेतांक का पेपर ये आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसी वीडियो को क्लिक करके, ठीक है, इसके कमेंट बॉक्स में आपको थैंक यू कह देना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, और ये जो है ये आपके यानी जो ये ऑफिशियल होता है, ठीक है, बोर्ड के द्वारा जारी ये आपका पेपर कोड होता है, साइंस के विज्ञान का पेपर कोड। और इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। आप लोग जल्दी से इस पेपर को मात्र तैयार कर लो, आप लोग साइंस में क्या कर जाओगे, टॉप कर जाओगे, ठीक है। सब प्रश्न इसी पेपर से आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपका पूर्णांक जो रहेगा ये 70 का पूर्णांक रहेगा। और अगर आप सभी लोग यहाँ पे हम आपको बता दें कि हमने आपको 10 सेट पेपर बताया है, ठीक है, यानी क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का हम आपको 10 सेट पेपर देने की प्रॉमिस किए हैं, ठीक है। और हम आपको 10 सेट पेपर पूरे एग्जाम तक दे देंगे हर एक सब्जेक्ट का। आप लोग मात्र इस 10 सेट पेपर को तैयार कर लीजिएगा, पूरे आंसर के साथ बताएंगे, ठीक है। इतना तैयार कर लिए तो आपको नहीं, इसके अलावा आपको कोई इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत है, नहीं आपको कोई अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं कोई आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ आप लोग इस 10 सेट को तैयार कर लीजिएगा, आपका यानी वही
वही आप सभी का उस पेपर जो रहेगा उसमें पिछले 5 सालों के पेपर का सॉल्यूशन हम आप सभी को बताएंगे। यानी आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वायरल पेपर को इसी तैयार कर लीजिए, और वो भी सिर्फ हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए गए वायरल पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस तरीके से आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ना है। 2 खंड है, आपका साइंस के 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट से जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ठीक है, जैसे आपके साइंस के 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो तीनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। बाकी उसका आंसर आप सभी को, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका आंसर OMR शीट और काले नीले पेन यानी इस तरीके से डार्ट पेन से, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन का मतलब। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है और ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो यहाँ पे आप सभी को इसका आंसर OMR पे देना है। ठीक है, और यहाँ पे उपखंड क से शुरू होता है, यानी सबसे पहले फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए इस पेपर में। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है, और आप लोग इसको किसी भी क्वेश्चन बैंक या किसी भी आप सभी लोग, ठीक है, किसी भी साल के पेपर को उठाकर आप लोग देखोगे तो ये सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक गतिमान यानी एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या क्या, यानी एक गतिशील जो आवेश है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये क्या क्या उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका यूज यानी ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर हम किसी यानी कि बैटरी से अगर हम जो लाइन जो विद्युत है उसको जनरेट किया जाए तो वहां पे वो आवेश की मात्रा में ही देगा और विद्युत से भी आवेश ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों जो है उत्पन्न कर पाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार धारा I और विभवांतर V और प्रतिरोध R में अविशिष्ट संबंध है। ठीक है, ये कई बार आप सभी के एग्जाम में आता है। ओम का नियम क्या होता है, R बराबर V/I होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से सभी में आप लोग देख रहे हो कि I बराबर ही निकाला गया। अब इस सूत्र को आप लोग पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पे I बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I जो है इधर भाग में है, बराबर के इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये R जो है ये I की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी अपनी जगह पर है, R I की जगह पर आ गया। ठीक है, तो I बराबर V/R। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, I बराबर V/R, तो यहाँ पे I बराबर V/R। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हम आपको समझा कर बताएंगे, जो भी चीजें हम आपको बताएंगे समझा कर बताएंगे 100%। ठीक है, जिसको विज्ञान बिल्कुल टफ लगती है ना, उसको लिए इस वीडियो के देखने के बाद ये विज्ञान बिल्कुल हलवा लगेगी। ठीक है, यानी बिल्कुल सरल हो जाएगा आपके, इतना अच्छा हम आपको समझा कर बताएंगे। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को इतना शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे कि 1000 लाइक इस वीडियो पे आ जाना चाहिए। ठीक है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, उसको क्या है, यानी दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन उसको जो पास की वस्तु है उसको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो उसको किस प्रकार का दोष है, उसको दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, अब उसको दूरदृष्टि दोष जब है तो उसको किस लेंस यानी उसका जो चश्मा है उसमें किस प्रकार का लेंस जो है उपयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पे हम छोटी सी ट्रिक बता देते हैं एक, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे आप लोग तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, आपको यहाँ पे यानी इस तरीके से ना और आपको यहाँ पे दू, ये नादू वाली ट्रिक आपको तैयार कर लेना। अगर देखिए, अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा, यन का मतलब निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो ये अ का मतलब अवतल लेंस का यूज होगा। अगर दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है, तो यू का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का यूज होगा, उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, ऐसे आप लोग नहीं भूलोगे और ये दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष वाले क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, ठीक है, और सीधा, वो काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब आभासी, ठीक है, इमेजिंग किया जाता है जिसको, यानी वो बिल्कुल वास्तविक रूप से नहीं बनता है, सिर्फ आभास किया जाता है कि यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना हुआ है। तो काल्पनिक बनता है तो वो दर्पण है। ठीक है, जो उत्तल दर्पण है
उत्तल दर यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण यहाँ पे पूछ रखा है, तो आपको दर्पण में लिखना है, लेंस में नहीं लिखना है। तो देखिए जो उत्तल दर्पण है ना, इससे क्या होता है, जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा, ठीक है, और सीधा बनेगा और ये दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, और काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। और अगर यहाँ पे वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब जो है वो इस तरीके से ऐसे बनेगा, ठीक है, इससे बहुत छोटा बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा। तो ये कौन सा है, यानी उत्तल दर्पण। पांचवा है सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, ठीक है, 25 सेमी, अनंत होता है 100 सेमी या 50 सेमी। तो देखिए सामान्य आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है ना वो अनंत होता है, यानी वो जितना उसको दिखा सके वो उतना दूर तक देख सकता है सामान्य आंख जो है, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, ठीक है, तो आप लोग को हमने इससे पहले जो साइंस के पेपर बताए थे, ठीक है, यानी वो 4-5 सेट रहा होगा, वो हम आपको बताए थे, उसमें हमने ये चीजें आपको बताया था। आप लोग जितने भी स्टूडेंट उसको काफी ध्यान से समझे होंगे, ठीक है, उस पेपर को देखे होंगे, वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग कितना ध्यान से हमारे वीडियो को देखते हो, कितना आप लोग को समझ में आता है। सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट को मालूम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या आर का मान यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एफ का मान जो है पूछ रखा है, फोकस दूरी। तो आप सभी लोग जानते हो कि एफ बराबर क्या होता है, r/2, ठीक है, और ये क्या, तो यानी यहाँ पे होता है फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से वक्रता त्रिज्या का मान दिया है और यहाँ पे फोकस का मान पूछा है, तो यहाँ पे एफ बराबर वक्रता त्रिज्या का मान यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12 सेमी, और यहाँ पे बटे के 2 रहेगा सूत्र में, तो ये इससे कट जाएगा। तो एफ बराबर कितना आ गया, यहाँ पे प्लस का 6 आ गया, ठीक है, प्लस का 6 सेमी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 6 सेमी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, और जितने भी टॉपर स्टूडेंट होंगे जिनकी पूरी साइंस की तैयारी अभी तक हो चुकी ना, वो स्टूडेंट इस पेपर को देखकर समझ रहे होंगे कि ये पेपर कितना वायरल है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल वायरल है और हर साल आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है, और इस बार भी 100% बिल्कुल आपके पेपर में छप चुके हैं 29 फरवरी के पेपर में। अगर आप लोग तैयार करके जाते हो तो आप लोग बिल्कुल आप लोग पूरे के पूरे आंसर छाप कराओगे, ठीक है। और अगर आप लोग देखिए किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है ना, और आपको लग रहा है भी कि अगर नहीं हो पाएगी, तो अगर आप सभी को सब्जेक्ट में फेल होने की डर है या आपको नंबर कम आने की डर है, तो हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, जो कि आपके 100% आपके एग्जाम में वर्क करता है, ठीक है। तो आप लोग उस ट्रिक की वीडियो देख करके अगर देख लोगे तो आप लोग 100% गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर लाओगे जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है। तो आपको इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिलेगा, 4 प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, चारों में से क्लिक करके आप सभी लोग देख लीजिएगा। आपको मैथ में पास होने की ट्रिक, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, बाकी अदर किसी भी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक आपको चाहिए सभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कीजिएगा, आपको जो भी ट्रिक चाहिए, जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक चाहिए तो आपको ऐसे सर्च करना है, उसके बाद हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, उसको आपको लेकर सर्च करना है, ठीक है। मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियोस आ जाएंगी, वहां से आप लोग आसानी से भी देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है, ओम होता है, ओम मीटर इनवर्स होता है, ओम मीटर होता है, मीटर ओम इनवर्स होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक यानी आर बराबर जो होता है वो V/I होता है, ठीक है, और इसका मात्रक जो होता है ओम होता है, इसको इस सिंबल से दिखाते हैं और इसको ओम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट। यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है उपखंड ख, ठीक है, यानी उपखंड ख का मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपके यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, रसायन विज्ञान से। 8वां क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी इस तरीके से सबसे पहले कि आपको सूत्र लिखना है, यहाँ पे C2H5OH, ये क्या है, इसका एथिल अल्कोहल का सूत्र है। आप लोग इसको CH3CH2OH ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हो। अब देखिए एक कार्बन जब रहेगा यानी एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, ठीक है, और बाकी 2 कार्बन को क्या कहेंगे, 2 कार्बन को एथेन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही कार्बन है, तो यहाँ पे हम 2 कार्बन तक ही आपको बताते हैं, बाकी हमने यानी 5 कार्बन को कितना कहते हैं, 6 कार्बन को, ये सब चीजें हम आपको और पेपर में बता चुके हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन को मेथेन, दूसरे कार्बन को एथेन कहते हैं, और बाकी जो OH समूह लगा हुआ है इसको ऑल कहा जाता है। ठीक है, इसको यानी ये क्रियात्मक समूह जो है इसको ऑल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एथेन और प्लस यहाँ पे ऑल, ठीक है, अगर आप लोग इसको पूरे को आप लोग इस तरीके से मिला करके आप लोग पढ़ोगे तो ये हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है वो एथेनॉल होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है एंटीमनी है। एंटीमनी देखिए क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या अक्रिय गैस है। ठीक है, एंटीमनी जो है ये उपधातु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे Na2CO3। ठीक है, ये जो है ये धावन सोडा यानी जो डिटर्जेंट होता है ना, जिससे कपड़े साफ होते हैं, उसी का सूत्र है। यहाँ पे इसको धोने का सोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, बाकी इसमें जो जल है वो लगा रहता है। तो यहाँ पे Na2CO3 10H2O, ये क्या है, ये धावन सोडा का सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, 11 क्वेश्चन। ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका सूत्र कौन सा है। ठीक है, इसमें से बेकिंग सोडा का सूत्र कौन सा है, इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर। नेक्स्ट है 11, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो इसका जो pH है वो संभवतः क्या होगा। देखिए, जो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो लाल लिटमस को अगर वो क्षारीय विलयन रहेगा, ठीक है, तभी वो नीला करेगा। और क्षारीय विलयन का जो pH होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, और उदासीन विलयन जो होता है इसका pH मान सिर्फ 7 होता है। ठीक है, और उदासीन विलयन में आपको कौन सा विलयन आ जाएगा, H2O, जल की विलयन आ जाएगा। ठीक है, जिसका pH मान 7 होता है। तो इस तरीके से अब देखिए तीनों आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर क्षारीय आ गया तो 7 से अधिक, अगर अम्लीय आ गया तो 7 से कम, उदासीन आ गया तो यहाँ पे अगर उदासीन आ गया तो ये 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यानी ये लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, क्षारीय विलयन ही रहेगा, तभी वो लाल लिटमस को नीला करेगा। ठीक है, तब इसका जो pH मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। इसमें कौन से ऑप्शन में 7 से अधिक संख्या है, एक तो ये 7 से कम है, 4 जो ये भी कम है, ये अम्लीय विलयन में आएगा, 5 भी है। ठीक है, यानी ये 10 जो है ये 7 से अधिक है। ऑप्शन डी राइट है। 12 क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का pH है। अब देखिए फिर से यहाँ पे पूछ रखा है क्षारीय विलयन का pH क्या है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, pH वाला आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, क्षारीय विलयन का जो pH होता है वो हमने ऊपर ही अभी आपको बताया कि ये 7 से अधिक होता है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, कौन सा, तो यहाँ पे देखिए जेडियन। ठीक है, और प्लस यहाँ पे यानी तनु अम्ल के साथ यहाँ पे हम HCl ले लेते हैं, और यहाँ पे ये जब इसको हम रिएक्शन इसका कराएंगे तो ये JDnCl2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, बाकी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जब क्लोरीन इसके साथ निकल गया JDnCl2 के साथ तो यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। तो यहाँ पे प्लस H का प्लस प्लस H प्लस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 2H या H2 आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, H2 ही लिख दीजिएगा आप लोग। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये इसको H2 को हाइड्रोजन गैस कहा जाता है। तो कौन मिलकर बना रहा है तनु अम्ल के साथ, ये तनु अम्ल है, और इसके साथ यहाँ पे ये जिंक जो है यानी इसको जस्ता कहा जाता है। ठीक है, जेडेन को जस्ता कहा जाता है, तो ये जस्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट है। यहां से आ गया उपखंड ग। ठीक है, और जैसा हम आपको बता रहे हैं ना समझा कर, वैसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। हम एक टॉपर स्टूडेंट है, इसलिए आपको भी एक टॉपर की तरह बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को समझना है। उपखंड ग आ गया, यानी इसमें जो है इसमें आपके यानी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले है। तो 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है। ठीक है, और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ये प्यूरिन क्षारक है ये किसका बेस है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यहाँ पे प्यूरिन, सबसे पहले प्यूरिन बेस होता है। ठीक है, 2 बेस होते हैं, प्यूरिन बेस पहला होता है और उसके बाद दूसरा जो होता है वो पिरिमिडीन होता है।
ऐसे पिरिमिडीन बेस आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हमने बिल्कुल टेम्परेरी में यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए जो प्यूरिन बेस है इसमें जो होता है, इसमें यानी कि ग्वालिन होता है और एडेनिन होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, ग्वानिन और यहाँ पे होता है एडेनिन, ग्वानिन एडेनिन होता है। और ये जो पिरिमिडीन बेस है इसमें जो होता है, इसमें थाइमीन और साइटोसिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि प्यूरिन क्षारक का कौन है, तो प्यूरिन बेस में जितने भी इस तरीके से रहेंगे इसमें दो ही है, ग्वानिन है और एडेनिन है। तो इसमें से एडेनिन तो दिया नहीं इस ऑप्शन में, बाकी दिया क्या है, ग्वानिन दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो ये थाइमीन और साइटोसिन है ये पिरिमिडीन बेस के हैं, ठीक है, ये प्यूरिन बेस के नहीं है। और पूछा है क्वेश्चन में प्यूरिन बेस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होगा, यानी एक संकर क्रॉस का, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कोई सफेद फूल ले लिया और उसके बाद एक लाल फूल ले लिया, ठीक है। दोनों का जब हम संकरण कराएंगे तो वो गुलाबी फूल हमें प्राप्त होगा, पुष्प, ठीक है। तो उसमें जो हमारा जीन प्रारूप का अनुपात प्राप्त होगा वो 1:2:1 का प्राप्त होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो वासोप्रेसिन है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोसोम की संख्या पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से कितना होता है, 42 होता है या 22 होता है या 44 होता है या 24 होता है, ठीक है। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या नहीं पूछा, ऑटोसोम का पूछा है, ठीक है। तो इसमें 22 होता है। ऑप्शन बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, ठीक है। तो जब आप सभी लोग जैसे स्वतंत्र अभिवन का नियम जो है ना, मेंडल ने 3 नियम दिया था, तो उसमें से जो तीसरा नियम है उसमें क्या होता है कि शुद्ध गोल जो बीज प्रकट होते हैं वो कैपिटल RR से होते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। 19 क्वेश्चन है, डीएनए पाया जाता है, यानी डीएनए जो है कहाँ पे पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है, केंद्रक द्रव में या केंद्रिका में, ठीक है, या उपार्जित लक्षणों में। तो देखिए जो डीएनए होता है ना वो केंद्रक में पाया जाता है, यानी केंद्रिका भी नहीं, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको ऑप्शन बी को राइट मार सकते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, परागकण किसके अंदर बनते हैं, यानी जो परागकण का निर्माण होता है, निषेचन जो आता है, ठीक है, यानी छोटे मोटे जो भी कीट होते हैं, भौरे होते हैं, उनके माध्यम से जो उनके पैरों में चिपक करके नर से मादा में, मादा से नर में जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से परागकण, वो परागकण किसके अंदर बनते हैं, तो वो परागकोश में होते हैं, यानी इस तरीके से परागकोश रहता है, उसमें ऐसे परागकण भरा रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये परागकोश होता है, परागकोश में परागकण पाया जाते हैं। तो इस तरीके से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बिल्कुल वायरल था, आपके पेपर में बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद अब आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आता है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। और ये जो है उपखंड क से शुरुआत होता है, यानी सबसे पहले फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी ये आप सभी का ये पहले का क ख दोनों मिलाकर के ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, 2-2 नंबर के। तो ये इसमें 2 क्वेश्चन है इसलिए 2-2 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है कि एक किरण आरेख के द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। तो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे रंगीन बिल्कुल बना करके आप सभी को बता रहे हैं। सबसे पहले आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। और ये जो क्रिया होती है ये प्रिज्म में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कांच का प्रिज्म है, इसमें हम आपको अभी समझाएंगे। तो सबसे पहले वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, तो वो अपने अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी प्रिज्म से 7 रंग निकलते हैं तो वही वो अव्ययी रंगों में अपने विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। इस पूरी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। पर्दे पर प्राप्त रंगों की पट्टियों को वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन का भी हो गया। अब देखिए प्रिज्म क्या है, इस तरीके से प्रिज्म, इस तरह से यहाँ पे ये कांच का प्रिज्म है, ठीक है। इसमें से ये सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत रंग का प्रकाश जा रहा है, प्रकाश पुंज जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो माध्यम है ये विरल है, इसके बाद ये सघन माध्यम में जा रहा है तो विलंब की ओर झुक रहा है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये विलंब की ओर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे श्वेत प्रकाश जो है इसी पूरे यहाँ से भी से लेकर के आर तक की क्रिया को ये स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। इसमें पूरे 7 रंग है, कितने रंग है,
7 इसमें रंग है पूरे इस तरीके से। इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब देखिए स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का क्रम निम्न अनुसार है, यानी आधार की तरफ से इधर से, ठीक है, यहां से वायलेट से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बैगनी है और उसके बाद जमुनी है, ठीक है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है। ये लास्ट में यानी यहां से बैगनी वाला शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा इतना है। आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा पूरा। और आपको अगर ये वर्ड पीछे पड़ाएगा तो आपको ये प्रिज्म बनाना है और उससे ये 7 रंग को भी आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि अमीटर का क्या कार्य है, ठीक है। इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं, यानी इसको परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सबसे पहले जो अमीटर है ये विद्युत धारा को नापता है, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके मापन के लिए ये अमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको परिपथ में सीरीज में, ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए पूरा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यही इसका 2 नंबर का है, तो इसका आंसर, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ 2 लाइन इसका आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित कराने के लिए, यानी उसके जो चश्मा है उसमें -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित कराने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है, यानी एफ की फोकस दूरी एफ जो है क्या हो जाएगी। जब दूर दृष्टि है तो उसके लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, जब निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, और ये क्षमता है तब उसके लिए क्या हो जाएगी, फोकस दूरी दोनों। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला दूर दृष्टि के लिए, ठीक है, दूर दृष्टि दोष जो है इसके लिए यानी कितने फोकस दूरी का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले दूर दृष्टि का निकालेंगे, इसके बाद दूसरे में निकट दृष्टि का है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले की दूर दृष्टि जो है इसके लिए यानी पहला जो क्षमता है वो इस तरीके से दिया हुआ है -5.5 डायोप्टर, ठीक है। ये पी का मान दिया है, वाट का मान, ठीक है, क्षमता का मान दिया है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं कि P1 इक्वल क्या हो जाएगा, -5.5 डायोप्टर। और इसके बाद देखिए इसकी फोकस दूरी की जो सूत्र हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, ठीक है, यानी F1 पहले के नहीं निकाल रहे तो यहाँ पे F1 इक्वल हो जाएगा 1/के P1, ठीक है। और आप लोग इसको यानी F1 बराबर आप लोग इसका मान मीटर में हम निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको मीटर में, अगर आप लोग अगर मीटर में निकालोगे तो यहाँ पे 1/के P मानना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोग सेमी में निकालोगे तो यहाँ पे 100/के P हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटर में सबसे पहले निकाल लेते हैं कि F1 बराबर ये हो जाएगा 1 और बटे के यहाँ पे और माइनस में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस में रहेगा, इसकी इस सूत्र में माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे मान में माइनस है तो यहाँ पे हमने -5.5 रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आप सभी को क्या करना है, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा भाग कर दीजिए, ये दशमलव अपने आप गायब हो जाएगा। F1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 1 में ये 0 ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये एक 0 से दशमलव समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, -5, ये 55 हो जाएगा। ये दशमलव हट गया तो ये 55 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये इसको हम ऐसे काट देते हैं, ये 5 दूना के 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। यानी F1 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 2/11 आ गया, ठीक है। और 2/11 में जब हम इसका यानी 11 का इसमें जब हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा। और इसको हम आप लोग यहाँ पे अब इस फोकस दूरी को सेमी में भी लिख सकते हो, ठीक है। इस फोकस दूरी को किस में लिख सकते हो आप लोग, सेमी में। और सेमी में लिखने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 100 का गुणा करना होगा, ठीक है। तो ये 200 हो जाएगा, तो ये 200/के ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप लोग इसका भाग दोगे तो F1 बराबर जो आप लोग इसका भाग दोगे तो 11 का 20 में कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे 1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक 0 बचा है और बाकी इसमें से भी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें 19 बचेगा तो इसमें फिर जाएगा, यानी इसका 11 के इसमें जाएगा 8 बार में, 8, फिर उसके बाद 0.2, ठीक है। ये इसका आंसर, यानी ये
पहला फोकस आ गया, ठीक है, पहले पॉइंट का आंसर ये आ गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है निकट की दृष्टि के लिए। अब निकट के लिए जो P2 का मान है वो आपको कितना रखना पड़ेगा, वो 1.5 डायोप्टर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको F2 निकालना है बटे के, आप लोग इसको सेमी में निकाल सकते हो ही 100, ठीक है, और बटे के यहाँ पे 1.5 ये हम सेमी में निकाल रहे हैं। ये भी लास्ट में हमने इसको सेमी में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद देखिए, यानी आपको रख देना है यहाँ पे F2 बराबर 100 बटे के P2 से हमने इस सूत्र पे रख रहे हैं हम ना। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आपको ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा भाग कर देना है। F2 बराबर क्या हो जाएगा 1000 और बटे के ये 15 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। अब इसमें आप सभी को क्या करना है, भाग दे देना है। और ये देखिए जो मान है ना ये माइनस में आएगा, यानी F1 बराबर क्या हो जाएगा -1.8.2 सेमी, इस तरीके से, ठीक है। माइनस हम भूल गए थे, यहाँ पे आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है। और इसके बाद ये जो मान आएगा ये तो प्लस में था, ये 1.5 जो है यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये इसका जो मान आएगा वो भी प्लस में आएगा। तो ये 15 6 90, ठीक है, यानी कि ये 6 बार में 15 का इसमें जाएगा भाग। इसके बाद यानी इस तरीके से आप लोग फिर 6 बार में जाएगा 0.66 आएगा, तो आप लोग इसको 7 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेमी में आंसर आएगा और ये प्लस में आएगा। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा हल करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख के द्वारा दर्शाइए जब वस्तु, यानी 2 पॉइंट है इसमें, अनंत दूरी पर हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि जब वस्तु जो है वो फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी इसमें 2 पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट को आप लोग हल करोगे तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको ये जो है ये एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये दर्पण वाले से जरूर आएगा, ठीक है, किरण आरेख खींचने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जो हम इससे पहले साइंस के पेपर बता चुके उसमें आप सभी को मिल जाएगा, हमने इसे कई बार बताया है। इसके बाद देखिए नंबर 4 है, क्वेश्चन का है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र जो है वो लिखिए और इस बल की दिशा ज्ञात करने वाले नियम को भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका सूत्र हो जाएगा वो F बराबर होता है I, ठीक है, BL sin थीटा, ठीक है। ये क्या है, ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पे लगने वाले बल का सूत्र ये है इस तरीके से, ठीक है। F बराबर IBL sin थीटा, जहाँ I जो है वो इस तरीके से विद्युत धारा है, B जो चुंबकीय क्षेत्र है, L जो है ये लंबाई है और sin थीटा, ठीक है, ये एक मान है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, इस तरीके से F जो है इसमें धारावाही चालक पे लगने वाला बल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सूत्र जो है लिखना है। और इसके बाद ये जो है यानी यहाँ पे इसकी जो दिशा ज्ञात होगी वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात होगी। इससे पहले जो हम साइंस के पेपर बताए तो उसमें फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ दोनों नियम हमने बताया था, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ख है कि 100 वाट, ठीक है, और 200 वोल्ट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब का प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाला धारा की गणना करना है, ठीक है। R बराबर क्वेश्चन मार्क और I बराबर क्वेश्चन मार्क, दोनों का मान आपको सॉल्व करना है, निकालना है। और बाकी ये 100 वाट अगर दे दिया तो ये P का मान हो गया, ठीक है, और वोल्ट अगर यहाँ पे लिखा रहेगा तो ये V का मान हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सबसे पहले समझना है। और इसमें क्या है, आप सभी को अथवा यानी आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए या यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है इसको कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो 4 का क और ख है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप लोग कीजिए या आप सभी लोग सिर्फ इस क्वेश्चन को अथवा वाला जो है इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। दोनों यानी 6 नंबर का, देखिए यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पे है 6 और ये 2 2 2 6 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों अथवा है। देखिए हम आपको दोनों यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे कैसे आप सभी को सॉल्व करना है पेपर में। तो देखिए सबसे पहले के क्वेश्चन में यहाँ पे जो है ये जो है P का मान है, ठीक है, P बराबर जो है 100 वाट दिया हुआ है और ये जो है ये V का मान है, ठीक है, V बराबर 200 वोल्ट इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमें ज्ञात क्या करना है, I यहाँ पे बहने वाली धारा और प्रतिरोध को ज्ञात करना है।
सबसे पहले हम आई को ज्ञात कर लेते हैं। आई बराबर जो सूत्र हो जाएगा वो P बाई भी होता है, ठीक है। आई बराबर सूत्र P बाई भी होता है। P का मान जो है यहाँ पे 100 दिया है, उसको रख दीजिए, और इसके बाद भी का मान 200 है, इसको भी रख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से अब क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यानी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या आ गया, आई बराबर 1/2। अब इसमें अगर आप लोग भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे दशमलव बढ़ जाएगा, 2 5 10, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 0.5, ठीक है, एम्पियर। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। सबसे पहले इतना आंसर आ गया इसका। और इसके बाद देखिए, अब आप सभी को क्या निकालना है, प्रतिरोध R का मान निकालना है, ठीक है। प्रतिरोध R बराबर जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R बराबर V बाई आई, ठीक है। V बाई आई हो गया। अब इसके बाद यानी R का मान जो है हमें निकालना है, V का मान यहाँ पे दिया है, कितने मेन से जोड़ना है, 200 वोल्ट के मेन से, ठीक है। तो 200 और बटे के यहाँ पे इसका मान जो है, आई का मान यहाँ पे हमने कितना निकाला है, 0.5। इसमें हम 10 का ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, दशमलव यहाँ से गायब हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2000 हो जाएगा, ठीक है। एक 0 इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी इसका दशमलव गायब हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौके क्या होता है, 20 होता है। तो आर बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है, और 2 शून्य बचा, तो यहाँ पे 400 ओम। इस तरीके से यहाँ पे 400 ओम इसका आंसर हो गया। ऐसे आपको पूरा सॉल्व करना है, बहुत ही सरल है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मान दिया है उसको आप लोग रखिए। अगर मान को आप लोग रखोगे और जो मान पूछेगा उसके बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसे करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये पूरे जो मान है ये मिलकर के एक फॉर्मूला का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से आपको अगर फॉर्मूला भूल भी जाओगे तभी याद आ जाएगा, और आप लोग फॉर्मूले से रख करके इस तरीके से आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो आप ये जो बोल्ट वाला है ना, ये जरूर आएगा, 100% देख लेना, बिल्कुल लिखित है कि आपके पेपर में जरूर छपा रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अथवा है यहाँ पे, यानी आप लोग दोनों में से किसी को करना है। यहाँ पे 3 पॉइंट है, सम्मुख परिपथ में आपको गणना करना है। ए और बी के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध करना है। ए और बी बिंदुओं के मध्य, यानी ये सभी प्रतिरोध इसके बीच आ जाएंगे। बाकी प्रवाहित धारा आई का मान, और ए और बी के बीच आपको विभवांतर, ए और बी के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रतिरोध 4 दिए हुए, जिसमें विभवांतर जो है इतना दिया हुआ है, 1.5। सॉल्व करना है कैसे आपको, सबसे पहले हम पॉइंट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है, देखिए आपको कैसे समझना है कि जो समांतर क्रम है उसमें कैसे प्रतिरोध है, ठीक है। यानी कैसे यहाँ पे पहचानोगे कि समांतर क्रम में प्रतिरोध ये जुड़ा है या श्रेणी क्रम में जुड़ा है। सबसे पहले देखिए, अगर ये जो है बिंदु ए और बी के बीच हमें पूछ रखा है तुल्य प्रतिरोध आर डैश का मान निकालना है, ठीक है, आर इक्वलेट का मान निकालना है। तो इस तरीके से हम जब यहाँ पे ए और बी बिंदु तार को जब हम ये इस तरीके से है, ठीक है, अब जब हम इसको ऐसे फैलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से कुछ हो जाएगा ऐसे, ठीक है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो इस तरीके से इसमें 3 प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, ठीक है, यानी ये तीनों, अब यहाँ पे देखिए ये तीनों प्रतिरोध, अब इसको जब हम इस तार को फैलाए तो कैसे हो गए, सीरीज के टाइप का, यानी एक श्रेणी में दिख रहा है, क्रम से जुड़े हुए, ठीक है। अब ये इस तरीके से अगर जुड़ा रहेगा तो इसको श्रेणी क्रम कहा जाता है, ठीक है, यानी ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र लगेगा, हमें ए व बी के बीच के तुल्य प्रतिरोध आर इक्वलेट का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ पे आर श्रेणी क्रम का जो सूत्र हो जाएगा, यानी हमें आर डैश बराबर, सपोज यहाँ पे हमें आर डैश बराबर निकालना है, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या है, ये श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसका हमने कई बार आपको कैसे ये निकलता है सूत्र, ये चीजें हमने आपको कई बार बता चुका है वायरल पेपर में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हम आपको वायरल पेपर बता रहे हैं उतना पूरा आपको पेपर तैयार करना है, यानी 10 सेट पेपर हम आपको बताएंगे, टोटल को तैयार कर लेना है। जितने स्टूडेंट पिछड़ गए हैं, नहीं तैयार कर पाए ना, वो जाकर हमारे चैनल पे विजिट करके तुरंत उस पेपर को पहले तैयार कर लीजिए, ठीक है। 1-2 दिन में, जितना दिन में आप लोग के अंदर क्षमता है, आप लोग तैयार कर लीजिए। और आप लोग को प्लेलिस्ट भी हमने सभी सेट का बना दिया, प्लेलिस्ट से भी आप लोग देख लीजिएगा।
ठीक है। तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर लोगे तभी आपका बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे जो है 70 में 70 नंबर साइंस में फंसेगा, पूरा आएगा 70 में 70 नंबर। तो इस तरीके से अब देखिए R डैश बराबर जो है R1 का मान, यहाँ पे सभी का मान R1 का मान 1 है, R2 का मान 1 है, R3 का मान 1 है। तो 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, R डैश बराबर 3 ओम आ गया, ठीक है। 3 ओम आ गया, यहाँ पे R डैश का मान 3 ओम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब ये जो है ये तीनों 1 ओम प्रतिरोध मिलकर के तीनों 3 ओम का एक प्रतिरोध बन गया, ठीक है। यानी ये कुछ इस तरह से बन गया जैसे यहाँ पे बिंदु A ऐसे और बिंदु B ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे 3 ओम का एक प्रतिरोध है, तो इसमें जो ये बन गया वो इस तरीके से बन गया, ठीक है। ऐसे बन गया यहाँ पे 3 ओम। इसको जब हम पूरे को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए 3 ओम को, तो ये 3 ओम ऐसे बन गया, ठीक है। अब क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, अब ये समांतर में है, यानी पहला इस तरीके से ये इससे क्या है, बिल्कुल समांतर है, ठीक है। तो अब ये इसके लिए जो सूत्र लगेगा वो समांतर क्रम का सूत्र लगेगा, क्योंकि ये प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम को पास्य क्रम भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके लिए हम यहाँ पे R डबल डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। R यानी 1/के R डबल डैश बराबर 1/के R1 प्लस 1/के R2 ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लोग 1/के R डैश भी मान सकते हो, इसको या R1। तो यहाँ पे R डबल डैश या R इक्वलेट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/के, ठीक है। R डैश का मान यहाँ पे 3 ओम आया, 3 ओम रख देना है। बाकी यहाँ पे 1/के R2 का मान, यानी जो यहाँ पे प्रतिरोध बिंदु A और B के बीच जुड़ा है वो 3 ओम है, तो 3 आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जितने स्टूडेंट को 100% पूरे के पूरे समझ में आया, ठीक है। जहां पे नहीं समझ में आया ये भी आपको बताना है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर करके बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का हर समान है, तो ये एक कॉमन ले लिया जाता है, बाकी ऊपर का दोनों जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यानी R और यहाँ पे R इक्वलेट बराबर जो यहाँ पे निकलेगा वो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसका भाग देंगे तो ये 2 का एक बार में जाएगा 3 में 1, और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यानी 1 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी यहाँ पे 1.5 ओम। इस तरीके से ये पहला पॉइंट का आंसर भी आया। दूसरे पॉइंट में पूछा है कि बैटरी से प्रवाहित धारा का मान, ठीक है। बैटरी से प्रवाहित धारा का मान आप सभी को निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I बराबर V/R होता है, ठीक है। धारा का मान हमें निकालना है। V का मान इसमें दिया हुआ है, V का मान कितना है 1.5 दिया है, तो यहाँ पे हम V के मान की जगह 1.5 रखेंगे, बटे R का मान जो हम अभी निकाले हैं, R का मान वो कितना निकाला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.5 निकाले, ठीक है। सभी R इक्वलेट का मान यानी पूरे आपको तुल्य प्रतिरोध का मान जो है 1.5 है, ये दोनों इससे मर जाएंगे। I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक बार में गया तो 1 एम्पियर। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट का भी आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, A और B के मध्य विभवांतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। A और B बिंदु के मध्य आपको ये पूरा विभवांतर ज्ञात करना है। यहाँ पे आप सभी को अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है विभवांतर का, V बराबर क्या होता है I इंटू R। अगर आप लोग ये सूत्र जान गए ना, R बराबर V/I, तो आप लोग जो भी मान पूछेगा इसी सूत्र को सिर्फ आपको पक्षांतर करके लिखना है, ठीक है। पक्षांतर करने अगर आपको आ गया, जैसे हमने आपको बताया, तो आप लोग पूरे इससे 3-4 सूत्र आप लोग इससे निकाल दोगे। अगर V बराबर पूछेगा तो I अगर यहाँ पे भाग में है, बराबर की इधर करोगे इंटू में हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे है। अब इस फॉर्मूले से आपको रखना है, I का मान हमने अभी निकाला 1 एम्पियर, V बराबर 1 इंटू R का मान, R इक्वलेट यानी जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमने 1.5 निकाला है, तो 1.5 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो V बराबर 1.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल तीसरे वाले पॉइंट का आंसर हो गया। ऐसे पूरा आपको सॉल्व करना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है देखिए 5वां क्वेश्चन, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपको ये 2 नंबर का इसको करना है, इसमें 2 है, 5वें का क और ख दोनों मिलाकर 4 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले कि ये पीएच किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए आप सभी लोग इसको देखिए नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम आपको समझाकर बता देते हैं। किसी विलयन का जो पीएच मान है, पीएच मान वो 10 के
ऋणात्मक घात की वो संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन यानी H+, ठीक है, सांद्रण को मोल लीटर इनवर्स से प्रदर्शित करता है, ठीक है, उसी को पीएच कहते हैं। यानी पीएच इक्वल क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से, पीएच इक्वल माइनस लॉग, ठीक है, और H+, जो कि क्या है यहाँ पे किसी विलयन का पीएच मान किससे, यहाँ पे 10 मान की ऋणात्मक घात, यहाँ पे ऋणात्मक घात की, ठीक है, यहाँ पे संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण को मोल लीटर इनवर्स से प्रदर्शित करता है। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H+ इक्वल यहाँ पे, ठीक है, 10 के पावर माइनस पीएच। तो ये जो है आप लोग इस दोनों तरह से लिख सकते हो। ये देखिए, ये आपके बिल्कुल जो परिभाषा है उसी के हिसाब से ये वाला सूत्र है। तो आपको यानी पीएच लिखने के बाद जो हमने आपको बताया वो परिभाषा लिखने के बाद आपको ये दोनों सूत्र नीचे लिख देना है, तभी आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, ठीक है, और 2 कार्बन को एथेन कहते हैं, और तीसरे कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक है, ऐसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको वहां से यहाँ पे गिनती शुरू करनी है जहां पे ये जो है ये बांध जो है नजदीक हो या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। तो यहाँ पे एक कार्बन के पास ऐसे जुड़ा है, ठीक है, और इधर तो हमने एक इसको मान लिया, तो दूसरे नंबर पे ये जुड़ा है, तो यहाँ से हम करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहला यानी यहाँ पे पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है, ट्रिपल बांध जुड़ा है, और ट्रिपल बांध को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है, आयन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, तो यहाँ पे प्रोपेन प्लस आयन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इस पूरे को जब हम पढ़ेंगे तो प्रोपेनाइन, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेनाइन हो जाएगा, ठीक है, या प्रोपिल ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपेनाइन हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन को ब्यूटेन कहा जाता है, प्लस यहाँ पे CHO को अल कहा जाता है। अब ये हम मिला करके क्या लिखेंगे, ब्यूटेनल, ठीक है। यहाँ पे ये अल जो है इसमें ब्यूटेन में जुड़ जाएगा तो ये ब्यूटेनल हो जाएगा, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, या हाइड्रोजनीकरण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो हाइड्रोजनीकरण होता है ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से होता है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब पैलेडियम वो निकिल, ठीक है, जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसको समझिएगा, इसी तरीके से आपको लिखना, बहुत ही छोटा है, 2 नंबर में है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे 6वें का ख, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, इसका नाम और सूत्र आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो हुआ था निर्माण वो यूरिया का हुआ था, किसका, यूरिया का, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है वो NH2, ठीक है, CONH2 होता है। ये किसका सूत्र है, यूरिया का सूत्र है। और इसका निर्माण सर्वप्रथम किससे हुआ था, तो ये, ठीक है, ये गर्म का सिंबल होता है। इसमें यानी किसको गर्म किया गया था, तो ये अमोनियम, ठीक है, साइनेट यानी साइनाइड, अमोनियम साइनेट को गर्म किया गया था, जो कि NH4, ठीक है, और CNO, ये इसका सूत्र होता है अमोनियम साइनेट का, ठीक है। इसको जब हम गर्म करते हैं तब हमें प्राप्त हुआ था NH2CONH2 प्राप्त हुआ था, ठीक है। आप लोग इसको NH2 का होल स्क्वायर ऐसे और CO भी ऐसे आप लोग भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन सबसे फेमस इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले यही जो है बना था, यूरिया का निर्माण सबसे पहले प्रयोगशाला में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है
7वां क्वेश्चन देखिए, हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पूरा रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आपको एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम, लेकिन हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम 100% आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग, जब हम 100% कर रहे हैं, हमें एग्जाम नहीं देना है, हम 100% मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को, ठीक है, हमसे बेसी करना चाहिए, आपसे, आप लोगों को 110% मेहनत करना चाहिए, तब आप लोग जो है टॉपर बनोगे। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, बहुत ही हम मेहनत से आपको पेपर बताते हैं सभी। ये पेपर बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसकी पूरी सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने में भी हमें बहुत टाइम लगता है। आप लोग देखिए, वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। आप लोग इस वीडियो को जरूर, आप लोग 1000 लाइक अगर आप लोग करा दोगे तो हम जान जाएंगे कि आप लोग हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हो, और हम आप सभी को बहुत ही कम समय में ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसे ऐसे वायरल पेपर बताएंगे, जिससे आप लोग मात्र तैयार कर लेते हो तो आपका 95% बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए। ये कैसे बनाया जाता है और इसके प्रमुख आपको भौतिक एवं रासायनिक गुण आप सभी को भी लिखना है और इसके उपयोग भी लिखना है, ठीक है। ये जो है, ये हमने आप सभी को कई बार बता चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको इसको कई बार बता चुके हैं। और इसके बाद देखिए, जैसे धावन सोडा का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या होता है और इसका अणु सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और इसका जो सूत्र होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और आप लोग इसको NH2CO3 के जगह के बाद आप लोग .10H2O भी लिख सकते हो, बाकी खाली यही इसका सूत्र होता है। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो साथ में इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये यानी आपको ये कैसे बनाया जाता है, तो ये जो बनाया जाता है वो NaHCO3, ठीक है, यानी बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो ये Na2CO3 प्राप्त होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट, और प्लस यहाँ पे H2O और प्लस यहाँ पे CO2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। बाकी इसका उपयोग वगैरह हमने कई बार आपको बता चुका है। जो हमारा इसके पहले साइंस का पेपर है, आप लोग उस पेपर को मात्र देख लीजिएगा, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा, सभी आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। अथवा है, यानी आप लोग को दोनों में से किसी एक को करना है। निम्नलिखित पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विस्थापन अपक्रिया, संक्षारण, उदासीनीकरण, दोनों को आपको करोगे तो आपको 2-2 नंबर सभी पे मिलेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से आप लोग इसको कीजिए अथवा को, ठीक है। तो ये भी हमने कई बार बता चुका है, आप लोग उस पेपर को जाकर देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, ठीक है। और ख क्वेश्चन है, रुधिर तथा लसिका में 2-2 अंतर आपको लिखना है। अब आपको अंतर कैसे लिखना है एग्जाम में, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, ठीक है। सबसे पहले कि वृक्क का कार्य क्या है, तो देखिए, वृक्क का जो कार्य होता है वो वृक्क का मुख्य कार्य होता है नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे जो यूरिन होता है ना, उसको ये निकालने का काम करता है वृक्क। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा, वृक्क जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य भी करता है। तीसरा है कि वृक्क शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है। चौथा है, वृक्क लवण संतुलन में भी सहायक होता है, ठीक है। 5वां है कि वृक्क शरीर में अनावश्यक रूप से उत्सर्जित पदार्थों जैसे विष, दवाइयों इत्यादियों को, ठीक है, मूत्र के साथ बाहर निकालता भी है, निकालने का कार्य करता है। यानी आपको सिर्फ 2 काम लिखना है, हमने यहाँ पे इसके 4 कार्य बता दिए, जिसमें से आप लोग किसी भी 2 कार्य को लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में था कि रक्त और लसिका में अंतर या रुधिर तथा लसिका में अंतर, आपको लिखना कैसे। देखिए, आपको ये नहीं कि पहले लसिका लिख करके आप लोग उसके बारे में ऐसे लिख दिए, उसके बाद रक्त लिख करके ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना, आपको एक तरफ लसिका और एक तरफ आपको रुधिर लिखना है, ठीक है, ब्लड लिखना है, रक्त, और दोनों में आपको ऐसे अंतर लिखना है। 2 अंतर सिर्फ पूछा है तो आपको 2 ही अंतर लिखना है, यहाँ पे हमने आपको कई बता रहे हैं। सबसे पहले ये जो लसिका होता है, ठीक है, लसिका रंगहीन उत्तक है, यानी ये लसिका जो है ये सफेद कलर का होता है, ये कोई लाल कलर का नहीं होता है, ठीक है। और रक्त जो होता है ये सभी लोग जानते हैं, रक्त का लाल रंग होता है, ठीक है, ये द्रवीय उत्तक होता है। उसके बाद इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, यानी लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। और बाकी जो ये यहाँ पे रुधिर है, ब्लड है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं का पूर्ण अभाव
जो है होता है, यानी लसिका जो सफेद कलर की होती, क्यों होती, क्योंकि इसमें जो लाल रक्त कणिकाएं होती, जो रुधिर को लाल रंग की दिखाई देती ना, वो लसिका में नहीं पाए जाते। बाकी रुधिर तो लाल रंग का होता है, इसमें पाए जाते हैं। इसमें उत्सर्जित पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इसमें क्या है, उत्सर्जित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है लसिका में, इसमें अधिक होती है। ठीक है, ये श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC की जो है संख्या इसमें अधिक होती है। ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन। उसके बाद श्वेत रक्त इसमें जो है, इसमें WBC की संख्या जो है कम मात्रा में पाई जाती है, इसमें RBC की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन। इसके बाद यहाँ पे इसमें लिम्फोसाइट की संख्या सबसे अधिक होती है, इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। इस तरीके से आपको पूरा लिखना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हम आपको सबसे सरल विधि बताएं, सबसे सरल तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट है रुधिर और लसिका में अंतर। ठीक, इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का है। पादप हार्मोन की 4 प्रमुख विशेषता बताइए, यानी पादप हार्मोन जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें पादप कहा जाता है। तो पादप में कौन कौन से 4 हार्मोन है जिनकी विशेषताएं किस प्रकार है। ठीक है, तो देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे विशेषताएं पूछ रखा है, बाकी नाम नहीं पूछा हार्मोन का। तो आपको इस तरीके से, यानी ये शीर्ष कलिका के शीर्ष प्रभाव को बढ़ाता है, ये कोशिका विभाजन तथा कोशिका वृद्धि को बढ़ाता है, ये कैलक्स तथा कलम में जड़ों के जो बनने को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये पार्थेनोक्रॉपी बिना निषेचन के बीज रहित फलों के विकास को बढ़ावा देता है। 4 इसके प्रमुख विशेषताएं तैयार कर लो। इसके बाद अथवा है वातपोसर्जन के 4 प्रमुख महत्व को आपको बताना है। देखिए वातपोसर्जन जो है, वातपोसर्जन क्रिया का पौधे के लिए महत्व जो है, पौधे के मूल से यानी जड़ से लेकर के चोटी तक, यानी उनके कनखे तक, पत्तों तक लगातार जो जल का धारा करता है वो वातपोसर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होता है। ठीक है, जिससे पत्तियों में पानी जाता है, पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। ठीक है, हरा भरा दिखाई देती है। नेक्स्ट है ये खनिज वो अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा ये पौधे में तापक्रम संतुलन बनाने में भी सहायक रहता है। आप लोग देखेंगे कि क्या होगा, जब ज्यादा धूप होती है तो जो पेड़ पौधे, छोटे पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है मुरझाए टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ज्यादा धूप होता है ना, तो ये वातपोसर्जन जो होता है, ये पत्तियों में से, यानी पत्तियों को हरा भरा दिखाई देने के लिए उसमें जल का बहुत ज्यादा जो है प्रवाह करता है, जिससे वो पत्तियां सूखती नहीं है, सिर्फ ऐसे मुरझा कर लटक जाती है। और जब, ठीक है, यानी दोपहर में ऐसे लटक जाएंगी और शाम को वो पत्तियां फिर से अपने पूरे पुनःअवस्था में हो जाएंगी। आप लोगों ने भी ये चीजें देखा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग पूरा लिखिएगा। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में स्थित अल्फा तथा बीटा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन के नाम तथा कार्य का वर्णन आपको करना है। ठीक है, ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। अथवा अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं करोगे तो अथवा जो है ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन भी है और हर साल आता भी है। ठीक है, और आपके लिए सरल भी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन अथवा वाले क्वेश्चन को कीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए परिवार नियोजन किसे कहते हैं। ठीक है, परिवार को नियोजित करके, ठीक है, बच्चों की संख्या सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। देखिए यहाँ पे परिवार नियोजन का अर्थ है, परिवार नियोजन इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू पाने का सबसे बेहतर उपाय है। परिवार नियोजन का अभिप्राय है कि परिवार को इस प्रकार नियोजित करना जिससे अधिक संतान उत्पन्न न हो। ठीक है, परिवार के सभी सदस्यों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार यानी कि परिवार को नियोजित करके बच्चों की संख्या यानी अधिक संतानों की संख्या को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। आप लोग ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि को कैसे इस पे नियंत्रण लगाया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो भारत में जो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। पहला देखिए, सबसे पहला उपाय है कि शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना। ठीक है, जब तक यानी लोगों को जब तक इसके बारे में पता नहीं रहेगा कि किस प्रकार परिवार को नियोजित करना है, ठीक है, बच्चों की संख्या को कम करना है, संतानों की संख्या को कम करना है, तब तक वो जनसंख्या वृद्धि जो है वो नहीं रुकेगी। तो सबसे पहले कि लोगों को शिक्षा सबके यानी सबके लिए, ठीक है, परिवार नियोजन की जो भी बातें हैं, शिक्षा है, विधियां हैं, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए शिक्षित व्यक्ति प्रायः आय एवं व्यय के सिद्धांत से भली भांति परिचित होने के कारण सीमित परिवार के महत्व को समझते हैं। ठीक है, यही कारण कि शिक्षित परिवार समानतः सीमित ही होते हैं।
यानी हम दो हमारे दो होना चाहिए, ठीक है। यानी एक लड़के और एक लड़की, ऐसे संतान सभी के पास होनी चाहिए, सभी को ऐसे संतानों की करनी चाहिए, ठीक है। यानी इस तरीके से संतान की संख्या सीमित करनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों की संख्या का निर्धारण। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। इसके लिए सरकारी स्तर पर कानून में संशोधन किए जाने चाहिए और यदि संभव न हो तो सीमित परिवार वाले व्यक्तियों में ऐसे प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए कि जन सामान्य में इसके प्रति रुचि उत्पन्न हो सके और परिवार में बच्चों की संख्या को निश्चित करके अनियंत्रित ढंग से बढ़ रही जनसंख्या पर तुरंत प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट विवाह योग्य आयु में वृद्धि, यानी विवाह का जन्म से सीधा संबंध है, अतः विवाह योग्य आयु में वृद्धि करने से प्रजनन दर में कमी लाई जा सकती है, ठीक है। वर्तमान समय में यह स्त्रियों के लिए कम से कम 18 वर्ष तथा यानी 18 वर्ष की जो भी लड़कियां हैं 18 वर्ष की हो जाए तब उनकी विवाह करना चाहिए, ठीक है। और पुरुषों के लिए कम से कम यानी 21 वर्ष जो है, और इसे अब क्रमशः 23 वर्ष तथा 25 वर्ष कर दिया गया। यानी ये पहले था, अब क्या है, जब लड़कियों यानी जब गर्ल्स का एज 23 साल हो जाएगा तब उनकी शादी करनी है, और बाकी जब बॉय का एज जो है उम्र 25 हो जाएगा तब उनकी शादी करनी, ठीक है। ये विवाह की एज निर्धारित किया गया, इससे कम नहीं शादी करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ देर से विवाह करने वाली स्त्रियों एवं पुरुषों को प्रोत्साहन पुरस्कार देना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जो देर से विवाह करेगा। चौथा है गर्भपात को ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाना, ठीक है। यानी हमारे देश में गर्भपात को प्राचीन समय से ही घृणित माना गया है। गर्भपात की सुविधा को शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराना जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। अनावश्यक गर्भ से छुटकारा पाकर स्त्रियां अपने परिवार में बच्चों की संख्या सीमित कर सकती है, ठीक है। यानी गर्भपात कराना, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, यानी सबसे अच्छी विधि क्या है जिससे जनसंख्या जो है नियंत्रित हो जाए, वो है बंध्याकरण या नसबंदी, ठीक है। महिला पुरुष नस, इस प्रक्रिया को वेसेक्टोमी भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में पुरुषों में विसर्जकोश के ऊपरी भाग में, ठीक है, शुक्रवाहिकाओं को काटकर इनके दोनों कटे सिरों को बांध देते हैं। स्त्रियों में इसे क्या कहा जाता है, सेल्फीजेक्टोमी, या इसको ट्यूबटोमी कहा जाता है, ठीक है। इसमें स्त्रियों का भी नसबंदी होता है और पुरुषों का भी नसबंदी होता है, ठीक है, जिससे ये जो है सबसे स्थायी विधि है। और अगर ये इस तरीके से नसबंदी हो जाएगा तब जाकर के जो है जनसंख्या को, यानी सबको हम दो हमारे दो के बाद नसबंदी करा लेना चाहिए, जिससे जनसंख्या जो है सीमित हो जाएगी, जनसंख्या को रोका जा सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी लोग लिखिएगा पूरा। नेक्स्ट है यहाँ पे 11 क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र यानी आहार नाल का आपको नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, 6 नंबर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। और आप लोग इसके साथ साथ 2 चित्र और भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, ठीक है, ये वाला भी आप लोग चित्र तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यानी आप लोग ये पाचन तंत्र, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, 3 आप लोग फिगर याद कर लिए, तैयार कर लिए, ठीक है, सीख गए तो आप लोग पूरे जो है इसमें से एक भी इससे बाहर कोई चित्र नहीं आएगा, यही में से चित्र आएगा। देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र आहार नाल का चित्र जो है हमने आपको इससे पहले जो साइंस के पेपर बताए ना उसमें भी हम आपको बताए हैं, ठीक है। और इस वीडियो में भी हम आपको थोड़ा सा उसमें हमने काफी अच्छे तरीके से समझा कर बताया है। और ये वीडियो इस वीडियो में काफी लंबी हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम आपको ज्यादा समझाएंगे नहीं, ठीक है। जो चीजें है, यानी देखिए इसमें पाचन तंत्र क्या है, पहले हम लोग मुंह में भोजन लेते हैं, ठीक है, इसके बाद उसको हम दांतों से कुचलते हैं कोई, ठीक है, जो वो मांसाहारी है वो मांसों को चीड़ फाड़ करता है, ठीक है, यानी काटता है, इस तरीके से वो अपने दांतों में यानी मुंह में करता है। उसके बाद जो चीजें हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, लार में मिलता है, लार के माध्यम से उसे और छोटा टुकड़े भागों में हम लोग कुचलते हैं। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, ठीक है, यानी उसके बाद उसको निगला जाता है। तो इस तरीके से यानी ये पूरी प्रक्रिया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इसको समझना है तो इससे पहले जो साइंस के पेपर हमने बताया, इसके बाद जस्ट बाद, ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, वहां पे हमने काफी अच्छे तरीके से समझाया है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो डायग्राम है वो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है, ऐसे,
ठीक है। यहाँ पे देखिए मुख गुहा है, यहाँ पे मुख है, यहाँ पे अधोजंभ है, ठीक है, अधोजीवा है, इस तरीके से इसके नीचे यहाँ पे ग्रंथिया है, यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे ग्रसनी है, और यहाँ पे ग्रसिका है, यकृत है, पित्ताशय है, अमाशय है, अग्नाशय है, ग्रहणी है, ठीक है, ये डायाफ्राम है, ये अनुप्रस्थ बृहदंत्र है, ये अग्र क्षुद्रांत है, ठीक है, अवरोही बृहदंत है, ठीक है, क्षुद्रांत है, अंधनाल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कृमि रूप परिशेषिका है, और इसके बाद यहाँ पे गुदा है, और यहाँ पे मलाशय, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को बिल्कुल सिंपली बनाना है। इसके बाद आंतों में जो भोजन का अवशोषण होता है वो किस तरीके से होता है, तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्रमानुकुंचन कैसे होता है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को पूरा लिखना है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करना है। पादप हार्मोन्स क्या है, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम आप सभी को लिखना है, हार्मोन्स के, ठीक है, एवं उनके कार्य लिखना है। 6 नंबर का, दोनों में से अथवा है। आप लोग ये फिगर वाला जो है ये काफी सरल है, इसी के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी इसको हमने जो इसके पहले हम साइंस के पेपर बताए उसमें बताएं, और आप लोग हमारे चैनल पे क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वायरल क्वेश्चन प्रश्न का, ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना है। आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, और इस पेपर को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। यानी अगर आप लोग हमारे चैनल से क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के 10 सेट पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा 95% बिल्कुल पक्का है इस बार, ठीक है। आपको यानी इससे पहले आप लोग साइंस के जो हमने 4-5 सेट बता चुके पेपर बताए उसको तैयार कीजिए, और बाकी सेट हम आपको कराएंगे। टोटल 10 सेट सिर्फ कराएंगे। 10 सेट को अगर आप लोग तैयार करोगे तभी आपका पूरा 70 में 70 आएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग एक पेपर तैयार किए और आप लोग कमेंट में आ गए कहने कि मैम क्या यही पेपर आएगा, ठीक है। तो नहीं, अगर आप लोग 10 सेट पेपर पूरे तैयार कर लेते हो ना, तब आपको हम खुद 100% गारंटी दे रहे हैं कि उसी पेपर में से सभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको 10 सेट पेपर सिर्फ आप लोग वायरल जो पेपर है ना, और जो हमारे चैनल का पेपर है, ठीक है। वैसे तो आपको पूरे YouTube चैनल पे कई ऐसे चैनल है जो आपको डेली पेपर प्रोवाइड करा है, ठीक है। लेकिन क्या है, उन सभी चैनल का जो पेपर है वो बिल्कुल फेक है, ठीक है, 100% फेक है। और जो तो इस तरीके से जो हमारा पेपर है वो 100% बिल्कुल रियल है। अगर आप सभी लोग 10 से 15 दिनों में अगर आप सभी लोग पूरे के पूरे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग सिर्फ हमारे चैनल का जितने भी वायरल पेपर है सभी को तैयार कर लीजिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल 100% रियल है। यही पेपर, इसमें से अगर 10 सेट तैयार कर लिए तो बिल्कुल इसी में से सभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये हर साल जितने भी स्टूडेंट कमजोर है हमारे चैनल से पढ़ने वाले, वो हर साल इसी वायरल पेपर को ही तैयार करके एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से 90%, ठीक है, 95% लाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी पेपर को तैयार कर लीजिए, जितने पेपर हम आपको इस वीडियो में बताएं, ठीक है। यानी जितने भी हमारे चैनल पे वायरल पेपर इस समय आ रहे सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए। आपका बिल्कुल पक्का है आप सभी के एग्जाम में, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि जितने भी हम आपको पेपर बता रहे हैं ये आपके कई सालों के जो पेपर है ना, इन सभी पेपर में ये सभी क्वेश्चन आए हुए, बहुत ही मेहनत से इन सभी को हमने ढूंढा है, छाटा है इस तरीके से, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर है। तो आप सभी को इस पूरे पेपर की अगर PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। और आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, कौन से आप सभी को यानी पेपर चाहिए, किस सब्जेक्ट का, वो कमेंट करके आप लोग बताइए। बाकी हमारे चैनल पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के डेली आपको वायरल पेपर की वीडियो मिल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आप लोग चैनल पे विजिट करके उस सभी वीडियो को देख लीजिए, आपका 95% बिल्कुल पक्का है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।